हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। ओपन चैनल फ्लो जो चैप्टर है उसमें अब बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म फ्लो की, कि अगर कहीं यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा हो तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं। एक तो ये हमें थोड़ा डिटेल में देखना है, जो कि हम देख चुके हैं। उसके अलावा थोड़ा सा और बेटर वे में समझना है इसको। इसके अलावा हमारा कंसर्न रहेगा कि अगर मान लो कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो वेलोसिटी को कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, दूसरा हमारा काम। तीसरा हमारा काम ये रहेगा कि अगर हमने वेलोसिटी को मेज़र कर लिया है मान लो, तो उस केस में कौन कौन से मेथड हैं और क्या उनका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फिर इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस जो होते हैं उन्हें हमें देखना है कि भाई इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे पता चलता है कोई भी चैनल सेक्शन है वो इकोनॉमिकल है ना, उसका पता करना। या फिर मान लीजिए अगर आपको बनाना है इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन के बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। आई होप समझ पाए होंगे आप कि इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन अगर बनाना है तो कैसे इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनेगा, कैसे आप एफिशिएंट सेक्शन जो है वो आप बनाएंगे। ठीक है, तो आज की हमारा जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका जो तरीका जो होगा, या फिर आप ये कह सकते हो फ्लो डायग्राम क्या हो सकता है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको यूनिफॉर्म फ्लो मैं फिर से बता देता हूँ, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था उसी को मैं फिर से एक बार बता दूँ कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या है और क्या सिग्निफिकेंस है उसका। यूनिफॉर्म फ्लो की खास बात क्या होती है, मैंने कहा था जैसे मान लीजिए आप कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने एक रेफरेंस प्लेन बनाया कि भैया ये रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, ये आपने एक रेफरेंस प्लेन बना दिया, जिसे आप कह सकते हो, ये आपका डेटम कह सकते हो आप, है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है कि आपके पास में इसके ऊपर आपने बनाया कि इसके ऊपर एक होगा चैनल जो होता है, उस चैनल का एक बेड होगा, वहाँ पर क्या होगा, चैनल का बेड होगा। तो या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, इसको आप चाहो तो इसको यहाँ पर लिख दो कि भाई ये जो है ये हमारा क्या है, ये डेटम लिख सकते हो या रेफरेंस लिख सकते हो, रेफरेंस प्लेन है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ आपने एक बनाया बेड, चैनल का जो बेड है वो यहाँ पर है बोले। ठीक है, और इस चैनल बेड के ऊपर पानी का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर सरफेस होगा, जो कि आपके HGL में मैंने वो जो HGL होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और इसके ऊपर कहीं क्या होगी, आपकी एक एनर्जी लाइन जो है वो एनर्जी लाइन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बनी हुई होगी, ऐसा कोई सिस्टम होगा। जिस सिस्टम में मैंने कहा ये क्या है, तो बोले मित्रों ये है चैनल का बेड। क्या है, ये चैनल का बेड है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दो। फिर ये क्या है, तो बोले ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, जो कि आपका जो पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर का जो सरफेस है उस वाटर सरफेस को ये रिप्रेजेंट करती है आपके यूनिफॉर्म फ्लो में। और ऊपर क्या है, तो सर ये ऊपर वाली टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी लाइन है। ठीक है, तीनों के अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो तीनों का स्लोप क्या होता है, स्लोप तीनों का सेम होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो एंगल आप बनाते हैं थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, दूसरी बात कि यूनिफॉर्म फ्लो जब होता है ना, तो यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की जो हाइट होती है चैनल के बेड से, वो नॉर्मल डेप्थ के बराबर ही होती है। क्या होती है, नॉर्मल डेप्थ के बराबर ही होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपके यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा हो तो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये आपकी हाइट क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके वाई। ठीक है, जबकि ये वाली जो है TL और HGL के बीच की जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी V² अपॉन 2G के बराबर। किसके बराबर, V² अपॉन 2G के बराबर ये होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, जो कि लास्ट टाइम हमने देखी भी थी। फिर मैंने एक आपको कंक्लूजन दिया था, मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर एक कांस्टेंट डेप्थ होती है, जिसको मैं वाई कह रहा हूँ, यही हमारी क्या आती है, नॉर्मल डेप्थ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेप्थ। उसके अलावा एक कंक्लूजन दिया था कि भैया अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसमें
चैनल बेड जो होता है, चैनल बेड, उस बेड का स्लोप, वाटर सरफेस का स्लोप और एनर्जी लाइन का स्लोप सभी क्या होते हैं, समान, यानी कि थीटा। इस पर्टिकुलर इस डायग्राम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, थीटा होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि वेलोसिटी का अगर मेजरमेंट करना है, अगर आपको पता करना है कि यार वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वेलोसिटी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि वेलोसिटी का मेजरमेंट। देखो वेलोसिटी मेजरमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं। वेलोसिटी मेजरमेंट, ठीक है। अब इस वेलोसिटी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है चेजीज इक्वेशन के थ्रू। चेजीज इक्वेशन का यूज़ कर लो आप। चेजी की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो होती है V=C√R/S। ये हमारे पास में क्या है, ये चेजी की इक्वेशन है। इस चेजी की इक्वेशन में जहाँ S किसको बताता है, S आपको बताता है कि बेड जो है उस बेड का स्लोप कितना है। S क्या बताएगा, बेड के स्लोप को बताएगा। हालांकि यूनिफॉर्म फ्लो में बेड स्लोप, आपके वाटर सरफेस का जो स्लोप कह सकते हो वो, और एनर्जी लाइन का जो, सभी के सभी बराबर हो, तो किसी भी स्लोप का आप ले सकते हो। आर क्या रिप्रेजेंट का, आर रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोलिक रेडियस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोलिक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है जिसे हम चेजिस कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है, इसको नोट कर लेना, ये जो सी है ये क्या है, चेजिस कांस्टेंट है। लेकिन इसकी स्पेशल बात यह है कि इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, परीक्षा में पूछी जाती है, या फिर आप इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर से लिखो जो सही आपको दिखे। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है L की पावर हाफ T की पावर -1, यानी कि T इनवर्स। समझ गए, ये आपकी यूनिट होगी। और ये यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ES में भी पूछी गई है, JN में भी पूछी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। L की पावर हाफ और T इनवर्स, ठीक है। अब क्या है, दूसरी बात क्या होती है कि जब, ये तो पहला तरीका हुआ, आप इस इक्वेशन से करो। दूसरी इक्वेशन आती है, उसे हम कहते हैं, या फिर आप ब्लैक से ही लिखिए। दूसरा जो मेथड आता है वो है मैनिंग्स का। मैनिंग्स इक्वेशन, मैनिंग्स की जो इक्वेशन है, अगर मैनिंग इक्वेशन की बात करें तो वो होती है V=1/n, n मैनिंग कांस्टेंट, r की पावर 2/3 और s जो स्लोप है उसकी पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास का फॉर्मूला है। वापस से वही, r हाइड्रोलिक रेडियस है, एड बेड का स्लोप है जो कि तीनों के तीनों बराबर ही है, n आपका मैनिंग्स कांस्टेंट है। अब खास बात ये है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना, ए पॉइंट, आपको अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके अलग अलग मेथड हैं। पहला मेथड होता है स्टिकलर्स मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो n है वो स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी d50 की पावर 1/6। अब मैं आपको d50 बताऊंगा क्या है ये। सोइल अगर आपने पढ़ी है तो और समझ में आ जाएगा, 21.10, ठीक है। अब ये जो d50 है इसका थोड़ा समझना, d50 किस में है, d50 एक तो मीटर में होगा ये, ठीक है, इसमें होगा मीटर में होगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, d50 का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये हमें पार्टिकल की साइज़ को बताता है, वो पार्टिकल साइज़ जिससे छोटे पार्टिकल कितने हैं, 50%, यानी कि इससे छोटे 50% पार्टिकल अवेलेबल हैं, इससे छोटे 50% फाइनर पार्टिकल है, ये हमें बता रहा है d50। जैसे आपको पता हो, हम सोइल मैकेनिक्स में पढ़ते थे ना d10, बोले ये इफेक्टिव साइज है d10, और d10 हमें क्या पता है, जैसे d10 की वैल्यू जैसे 5 mm है, हम कह सकते हैं 5 mm से छोटे पार्टिकल कितने, 10%। समझ गए, अगर d10 की जगह d50 होता तो बोले 5 mm से छोटे कितने, 50%, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो होता है d50, d60, d10, इनका मतलब क्या होता है। सॉइल मैकेनिक्स में आपको पता होगा Cu की वैल्यू, जब Cc की वैल्यू और Cu की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब वहाँ पर आपने सुना भी होगा। वैसे अगर क्लास लिए तो आपको जरूर याद होगा Cu और Cc की वैल्यू, है ना। दूसरा फॉर्मूला इसका था मेयर का फॉर्मूला। मेयर का फॉर्मूला क्या कहता है
कि n जो होता है, ये n की वैल्यू होती है d90 की पावर, पहले 50 था, अब d90 की पावर 1/6 अपॉन 26। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये किसने दिया, ये मेयर ने दिया। तो मेयर और स्टिगलर के दो फॉर्मूले, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो खास बात क्या है, अब खास बात ये है यहाँ पर कि भाई आपको ये पॉइंट ये भी याद रखना होगा कि जैसे हमने सी को पढ़ा है ना, जैसे हमने सी को पढ़ा है जो चेजिस कांस्टेंट था, अब हमें देखना होगा किसके बारे में, एन के बारे में। एन क्या है, मैनिंग कांस्टेंट। इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या होती है, इसको भी देख लो एक बार आप, है ना। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, जिससे ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ मैं एरो लगा कर लिख देता हूँ। इसकी जो डायमेंशन है ये भी कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन जो है, जैसे कि हमने सी के बारे में पढ़ा था कि सी की तो होती है l/2 की पावर -1 है। अब l/2 l की पावर हाफ और t की पावर -1 है ना, यानी l की पावर हाफ t की पावर -1। तो अब डायमेंशन n की l जो है n की होती है l की पावर -1/3 और t की पावर 1, ये इसकी यूनिट है। तो ये आपको यूनिट्स वगैरह के बारे में क्या है, इन यूनिट वगैरह के बारे में क्या रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे सी के बारे में पूछा, क्या पता इसके बारे में पूछ ले, तो आप हमारे हिसाब से हम अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे कि जो जो चीज़ें पूछ रही है उसके आसपास का भी हम पढ़ के चलें। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हो, नोट लगा करके लिख सकते हो आप। नोट नंबर 1 क्या है, नोट नंबर 1 रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं किसके बीच में, सी के बीच में और एफ के बीच में। अब सवाल ये कि एफ क्या है, तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक पढ़ते हैं हम स्मॉल एफ, क्या पढ़ते हैं, स्मॉल एफ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ये क्या है, बोले ये फ्रिक्शन फैक्टर है। क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये फ्रिक्शन फैक्टर जो है इसका और सी का क्या रिलेशन है ना, सी क्या है, चेजिस कांस्टेंट। इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो भैया रिलेशन ये होता है कि C इज इक्वल टू होता है √8g/f। ठीक है, ध्यान रखना ये डायमेंशन लेस है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि भैया सी जो होता है, इस सी की यूनिट जो है वो ये होती है, ऐसे करके मैंने, तो कभी कोई आपसे अगर कोई वाइवा में या कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार ये सी की यूनिट बताओ, डिराइव करके कहाँ से कैसे निकाल सकते हो, तो आप चाहो सी की यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे कि जी पता है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही तो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक होगा। एक्सेलरेशन की ये तो थी कैसे कि देखो हम जानते हैं कि v इक्वल होता है dx/dt, dx/dt होता है ना, और आपका एक्सेलरेशन हो जाता है dv/dt, ऐसे करके। यानी कि समय का क्या करना होगा आपको, समय का क्या करना होगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि समय का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, समय का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप बताओ कि यूनिट वगैरह क्या है, तो यूनिट वगैरह का आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो आप। ठीक है, तो यानी यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जब आप इसके ऊपर अंडर रूट लगाओगे, यानी m की पावर क्या होगी, हाफ हो गई, नहीं लेंथ की पावर हाफ, यानी लेंथ की पावर तो हो गई हाफ। ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि पावर 2 है, यानी अंडर रूट लगाने से क्या पावर होगी 1, लेकिन ये नीचे है पावर, है ना, t की पावर 1 है, तो ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि l की पावर हाफ, t इनवर्स कहाँ से निकल करके आया, ये निकल करके आया एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निकल करके आया। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड अगर कोई बोल दे तो ये नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, और सी की भी आप बता सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि कई बार क्या है कि जल्दबाजी में जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो वहाँ पे हमसे गलती हो जाती है। ध्यान रखना ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई। देखो एक तो रिलेशनशिप है ये वाला, एक रिलेशनशिप और है, अगर आप उसे लिखोगे तो वो भी ठीक रहेगा। नोट नंबर 2, दूसरा रिलेशनशिप होता है फ्रिक्शन फैक्टर का और मैनिंग्स कांस्टेंट का। अभी हम चेजिस कांस्टेंट देखा, अब मैनिंग्स कांस्टेंट की अगर हम बात करें, एन की बात करें, तो उसका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू n की पावर 2 अपॉन r की पावर 1/3। ठीक है, इसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8 इंटू जी। ये एक रिलेशनशिप है फ्रिक्शन फैक्टर और n का, ये ध्यान रखना। ऊपर n है, इसको मैं थोड़ा और लिख देता हूँ सही से, है ना, ये n है। ये क्या है, n है, जिसे हम मैनिंग्स कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा रफली राइटिंग में कर रहा हूँ, तो ऐसे दिल पे मत ले लेना, बोले क्या लिख दिया थोड़ा समझ में नहीं आ रहा बाकी,
क्योंकि ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान दूंगा तो बहुत स्लो हो जाएगा मामला, इसलिए, ठीक है ना। तो मैनिंग्स कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो तो है एन मैनिंग्स कांस्टेंट है, और आपका जो सी है वो चेजिस कांस्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चल करके अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सेक्शन जो है इकोनॉमिकल सेक्शन कब हो सकता है, या कब इकोनॉमिकल सेक्शन हम कहेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्शन से लगभग क्वेश्चन जो है वो बन ही जाता है अपने, है ना, इकोनॉमिकल सेक्शन का। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो एक चीज़, या फिर चलो अभी मैं इकोनॉमिकल लिखवाऊंगा तब मैं आपको ये चीज़ मैं बता दूंगा कि भाई इकोनॉमिकल का क्या कंसेप्ट होता है। बाकी तो आप ये ध्यान रखना कि मैनिंग इक्वेशन और चेजिस इक्वेशन क्या है, और इनका कहाँ कहाँ किसका क्या क्या मतलब होता है। देखो अब जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई इकोनॉमिकल सेक्शन का क्या कंसेप्ट है, इकोनॉमिकल सेक्शन जो है वो कब कहाँ कैसे क्या होगा, इसके बारे में कैसे पता चलता है, तो इसके लिए 2-3 स्टेटमेंट है। पहले तो थियोरेटिकल, वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप तो टॉपिक लिख लो, इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, ठीक है। अब इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात चल रही है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना होगा इसमें कि कोई भी सेक्शन जो है जिसको हम कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल है, ए सेक्शन इज सेड टू बी इकोनॉमिकल व्हेन इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। दिए हुए डिस्चार्ज के लिए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम, तभी तो इकोनॉमिकल होगा। ये सेक्शन and construction cost is minimum for a given discharge। दिए हुए डिस्चार्ज के लिए आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तब तो हम उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल, ठीक है, क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल। लेकिन इफिशिएंट चैनल किसे कहेंगे, कोई भी सेक्शन है वो इफिशिएंट कब कहलाएगा, है ना, जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। तो कोई भी चैनल इकोनॉमिकल तो तब होगा जब उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो, कम हो गिवन डिस्चार्ज के लिए, और एफिशिएंट वो होगा जो कि दिए हुए आपको गिवन क्रॉस सेक्शन जो है, जो क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया गया हो, उसके लिए डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो, मैक्सिमम, जिसका डिस्चार्ज ज़्यादा हो। अब मैं आपको दोनों को बताऊंगा अभी दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों लाइनों में। ए सेक्शन इज सेड टू बी मोस्ट एफिशिएंट if for a given cross section area the discharge carrying capacity इज मैक्सिमम। भाई देखो कोई भी सेक्शन जब हम बनाते हैं तो हमारा ये सिस्टम होता है कि जो कॉस्ट है, यानी कि जो खर्चा है, क्या है, खर्चा क्या होना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, खर्चा कम से कम। और जो सेक्शन आपने बनाया है उस सेक्शन के अंदर डिस्चार्ज या जो भी चीज़ आपको चाहिए या आउटपुट चाहिए, है ना, डिस्चार्ज या आउटपुट आप कह सकते हो, वो क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब बात आउटपुट की आएगी तब हम कहेंगे मैक्सिमम चाहिए, तो वो एफिशिएंसी को बता रहा है, जबकि खर्चा जेब से लग रहा है वो हमें बता रहा है इकोनॉमिकल के लिए। इकोनॉमिकल कब होगा और एफिशिएंट कब होगा, ये 2 पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकायदा ये लैंग्वेज आई हुई है। अब बात आती है तीसरा थ्योरेटिकल पॉइंट जो कि हमें याद रखना है, वो ये याद रखना है कि हमने ये भी कह दिया कि इकोनॉमिकल क्या होता है, हमने ये भी कह दिया एफिशिएंट क्या होता है। तो किसी भी चैनल को इकोनॉमिकल और एफिशिएंट बनाने के लिए, क्या इकोनॉमिकल और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है,
समझ रहे हैं बात को? मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि किसी भी सेक्शन को इकोनॉमिकल और एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इकोनॉमिकल और एफिशिएंट बनाने के लिए उसका जो पेरीमीटर होता है, क्या उसका जो पेरीमीटर होता है, उस पेरीमीटर को क्या रखना होता है? मिनिमम रखना होता है। क्या रखना होता है? मिनिमम। क्या कह रहा हूँ मैं? मिनिमम। तो यानी कि आप ये याद रखना कि कंस्ट्रक्शन जो होगा, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हम देख रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कहाँ आएगी? मैक्सिमम आपको देखना हो तो वो लाइनिंग में आपको ध्यान रखना है कि लाइनिंग में कॉस्ट आएगी। किस में आएगी? लाइनिंग वगैरह में जो कॉस्ट है वो हमें देखनी होती है। तो इकोनॉमिकल अगर बनाना है तो जो लाइनिंग वगैरह जो है, यानी कि जो उसका पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर को बड़े ध्यान से हमें क्या करना होगा? स्टडी करना होगा। समझ गए? तो एक तो ये ध्यान रखना कि जो डिस्चार्ज होता है ना, मैक्सिमम डिस्चार्ज जो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ए के लिए जो हमें मिलता है, जब आपका पेरीमीटर क्या हो? मिनिमम हो, तो उस केस में उसका जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी की पावर 2/3। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी की पावर 2/3। ये रिलेशनशिप जरूर याद रख लेना, ये रिलेशनशिप आ सकता है एग्जाम में। ठीक है? क्या है? ये तो बता रहा है डिस्चार्ज के बारे में, और ये हमें बता रहा है पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। क्या है सिग्निफिकेंस बता दूं कि ये लिखा हुआ क्या है, इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन जो है ये मैक्सिमम डिस्चार्ज को बता रही है। क्या? मैक्सिमम डिस्चार्ज व्हेन पेरीमीटर इज मिनिमम। मिनिमम पेरीमीटर पर मैक्सिमम डिस्चार्ज जो मिलेगा उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? यानी मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ये पेरीमीटर और डिस्चार्ज के बीच में रिलेशनशिप है। और ये हमें मिलता है किसके थ्रू? मैनिंग्स इक्वेशन जो होती है, उस मैनिंग इक्वेशन से ये निकल करके आता है। मैनिंग इक्वेशन है, उसके डेरिवेशन से निकल करके आया है। ठीक है? डेरिवेशन पे मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट जो चौथा है वो लिख लो, जो मैं बता रहा था कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट, जिसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो, खर्चा भी कम आए, शुड बी मिनिमम। ठीक है? पेरीमीटर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी सेक्शन हैं, ट्रेपेजॉइडल हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, जितने भी सेक्शन आपको याद हों, जितने भी आप बना सकते हो, उन सभी सेक्शंस में से सबसे कम पेरीमीटर किसका आता है? सवाल बताइए, किसी को पता हो तो बताइए। अलग अलग सेक्शन हम बनाते हैं ना, किसी ने ट्रायंगुलर बना दिया, किसी ने रेक्टेंगुलर सेक्शन बना दिया, किसी ने ट्रेपेजॉइडल बना दिया। ठीक है? किसी ने सेमी सर्कुलर सेक्शन जो है वो बना दिया। अलग अलग सेक्शन होंगे जिनके अंदर क्या हो रहा होगा? आपके नहर के अंदर फ्लो हो रहा होगा, ऐसा कुछ। सवाल ये है कि ये अलग अलग सेक्शन है, इनमें से सबसे कम पेरीमीटर किसका होता है? समझ गए? तो ध्यान रखना, नोट कर लेना यहाँ पर, ये फॉर ऑल गिवन सेक्शन सेमी सर्कुलर section has minimum perimeter for given क्रॉस सेक्शन एरिया। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है सेमी सर्कुलर का। लेकिन सवाल कब घूम जाता है? सवाल तब घूम जाता है जब हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जब आप बना रहे हो, क्या मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, वो भी ट्रेपेजॉइडल से। सवाल समझना क्या है मेरा? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बना रहे हो आप ट्रेपेजॉइडल से, यानी कि ना तो आपको सर्कुलर काम में लेना है, ना आपको रेक्टेंगुलर काम में लेना है, ना सेमी सर्कुलर, आपको काम में लेना है ट्रेपेजॉइडल, सिर्फ ट्रेपेजॉइडल। तो उस केस में सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो नोट नंबर 2, दोनों अलग अलग बातें हैं।
दोनों अलग अलग बातें हैं। इन ट्रेपेजोइडल सेक्शन, इन ट्रेपेजोइडल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल section should be half of regular हेक्सागन। हेक्सागन कौन सा? जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। क्या होती है? 6 भुजाएं। तो दोनों बातें अलग हैं। ये किसके लिए? सिर्फ ट्रेपेजोइडल के लिए। और ये स्टेटमेंट किस लिए? सभी के लिए। सभी सेक्शंस में से सेमी सर्कुलर अच्छा है, और ट्रेपेजोइडल में भी अलग अलग ट्रेपेजोइडल होते हैं, उनमें हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन का हाफ सेक्शन जब आप बनाओगे तो वो अच्छा होगा। हाफ सेक्शन कैसे होगा भाई? शेप है क्या इसमें हेक्सागन की? नहीं है। चलो बना देते हैं। ऐसा कुछ समझ लो आप, तो जैसे बेंजीन की संरचना होती है ना, वैसा कुछ, जैसे आपने ये बनाया, ठीक है। जिसकी भुजाएं कितनी है? जिसकी 6 भुजाएं होंगी। बनाओगे ना 6 भुजाएं, तो इसको बीच में से कट कर दो, ऐसे कट कर दो बीच में से, तो आधा इधर बनेगा। बेंजीन की आधी संरचना इधर है, आधी इधर है, तो ये आधा वाला सेक्शन आप ले लो। तो ये जो आपका रेगुलर हेक्सागन है, ये है रेगुलर हेक्सागन का हाफ सेक्शन हुआ, यानी शेडेड कर देता हूँ। तो इसकी आप क्या बना दो? इसकी नहर बना लो आप। और आप यहाँ बनाओगे अगर इसको ऐसे करके, तो जो हम बनाते हैं जनरली वो ऐसे बनता है, ऐसे करके बनाते हैं ना, तो बन गया ना, देखो ऐसी ऐसी नहर बन जाएगी ऐसे। ये इसका ऐसा हो गया। ये मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में बना दिया है, जबकि ये रियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो, क्या समझाना चाह रहा था मैं। बाकी मेरा क्या है कि राइटिंग और डायग्राम बनाने की जो क्षमता है बहुत हाई लेवल की है, ठीक है। चलें आगे चलें, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको या फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको अलग अलग जो सेक्शंस हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। लास्ट में मैं आपका सर्कुलर का कंसेप्ट दूंगा। सर्कुलर का जो कंसेप्ट होता है, एक्चुअल में हम इसको एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं। अगर आपने एनवायरनमेंट की क्लास ली हो, तो हम सीवेज जो है, उस सीवेज के डिस्पोज की बात करते हैं, या सीवेज के कंडीशन की, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि कैसे सीवेज ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वहाँ पर हम सर्कुलर सेक्शन को पढ़ते हैं कि भाई मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन कब होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन कब होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उस केस में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना। चलो देखो, पहले मैं आपको अलग अलग सेक्शन का बताता हूँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट में आपको डिलीवर कर देता हूँ कि कोई भी सेक्शन, समझना, कोई भी सेक्शन इकोनॉमिकल है कि नहीं है, इसकी कंडीशन जो है, कंडीशन कैसे पता चलती है, या कंडीशन आप कैसे आप चेक करोगे, या कैसा क्या है, कंडीशंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो चलो सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये मान लेता हूँ कि भाई हम ले रहे हैं सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, जो सबसे सिंपल है समझाने के लिए। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया हमने, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैंने ये कह दिया मित्रों कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है मेरे पास में ऐसा, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर मैं डायमेंशन से आपको मैं बता देता हूँ कि डायमेंशन ऐसी है कि इसकी जो विड्थ है उसको तो मैं बोल रहा हूँ बी। क्या है? बोले ये विड्थ जो है ये है बी, ठीक है। और जो इसकी हाइट है पानी की, उसको मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये हाइट दे रखी है, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। और पानी जो है वो, जैसा कि मैंने कहा था कि वाटर जो है, वाटर का कुछ ना कुछ एक लेवल वगैरह कुछ ना कुछ सेट किया होगा, तो ये वाटर का लेवल है। पानी जो है, पानी सिर्फ इतनी ही हाइट तक है। फ्लो कंडीशन कहाँ है, आपको समझ में आ गया होगा। फ्लो कंडीशन कहाँ है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, एक चैनल सेक्शन आपको ऐसा दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ओपन चैनल सेक्शन है, क्या है, ओपन चैनल सेक्शन है, तो ओपन चैनल सेक्शन में ऊपर वाली जो मैंने आपको ये वाली चीज़ दिखाई है, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। सही है गलत है? बिल्कुल। तो आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ से हटाना होगा। क्या करना होगा? हटाना होगा। इससे बेटर है कि आप इसमें ये कर सकते हो कि आप इसमें
ऐसे लाइनें बनाओ, उसको हाइट तक ले जाओ थोड़ा सा, अब थोड़ा ठीक लगेगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ा ठीक लगेगा। वरना कई लोगों के फिर क्या है मन में फिर ये आ सकता है कि सर ये आपने बना तो दिया लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि हाइट वाइट कहाँ तक लेके चले गए आप इसकी, है ना। अब ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम ये है कि मैं इसका एरिया लिखूँ कि एरिया कितना होगा, है ना, एरिया कितना होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि चौड़ाई कितनी है बी और ऊंचाई कितनी है वाई, बी इंटू वाई क्या हो गया, मेरा ये चैनल सेक्शन है इसका एरिया हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसका पेरीमीटर, क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर। अच्छा, एरिया जो होता है, एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एरिया कांस्टेंट होता है किसी भी सेक्शन के हिसाब से। अगर मैं बात करूंगा, एक यूनिफॉर्म सेक्शन मैंने बनाया तो एरिया कांस्टेंट होगा। तो एरिया अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि बी जो है इस इक्वेशन के हिसाब से, इसके हिसाब से विड्थ जो है वो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी ए अपॉन वाई। ये मैं लिख सकता हूँ कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हो जाएगा कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड वेड प्लस ये हाइट, यानी कि 2y प्लस बी लिख सकता हूँ मैं, 2y प्लस बी। लेकिन बी तो हमें लिखना ही नहीं है, विड्थ के बारे में तो हमें नॉलेज नहीं, हमें नॉलेज है सिर्फ किसके बारे में, y के बारे में, क्योंकि हमें सिंगल पेरीमीटर या फिर एक ही आपका जो वेरिएबल है उसमें हमको इक्वेशन लिखनी है। तो p इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, b को हम लिख सकते हैं a अपॉन वाई, और इसको 2y का 2y लिख लिया, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब हमें किसी भी सेक्शन को एफिशिएंट बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है, तो पेरीमीटर मिनिमम करना होगा। तो किसी भी चीज़ को मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए उसका क्या किया जाता है, अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो डी विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैंने कहा था ना किसी एक ही वेरिएबल में रखना है, इज इक्वल टू आप इसको कर दो 0। ये किसकी कंडीशन है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जो है हमारी यही होती है ना। अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा कि मेरे पास डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करना है। तो सबसे पहले ए अपॉन वाई का करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का ए अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2y का क्या हो जाएगा, ओनली 2y का क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू आपने लिख दिया 0, ठीक है। ये इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं क्या है, एरिया क्या होगा। तो देखो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो इस 2 को उधर लेकर के जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, a अपॉन वाई स्क्वायर किसका है, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 2। देखो माइनस से ही माइनस कैंसिल हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले तो ये समझना एरिया इक्वल टू वाई स्क्वायर आया यहाँ से। लेकिन मित्रों हमें ये पता है एरिया जो होता है b इंटू वाई होता है, एरिया होता है b इंटू वाई, और यहाँ लिखा हुआ 2 इंटू वाई स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक y से y कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू वाई लिख सकता हूँ। तो y इक्वल टू यानी कि जो डेप्थ है वो होनी चाहिए b/2, यानी कि जो विड्थ है उस विड्थ का हाफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन डेवलप होगी। तो मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए पानी की जो गहराई है, पानी की जो हाइट रखनी है आपको या गहराई जो रखनी है किसी भी नहर में, किसी भी सेक्शन में, वो आपकी जो चौड़ाई उस चौड़ाई का आधा रखनी पड़ेगी, समझ गए। तो ये कंडीशन हो गई, क्या हो गई, इकोनॉमिकल सेक्शन कंडीशन हो गई। समझाने के लिए आप ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, फालतू का ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान, कि एक आपका सेक्शन दिया हुआ था ऐसा, ठीक है, और बोला गया कि मित्रों इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको, मान लीजिए 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है यानी बी की वैल्यू कितनी, 10 मीटर है। फिर आपको बोला गया कि बताओ इसमें पानी की हाइट मैं कितनी रखूं जिससे कि ये मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन बने। तो आप बोलोगे सर मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के लिए आपको जो पानी की हाइट रखनी है वो रखनी पड़ेगी विड्थ का आधा, यानी कि कितना रखना पड़ेगा, 5 मीटर। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए बात को। तो इस तरह से कई बार आपको घुमाने के लिए ऐसा पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन जो होती है वो हमारी क्या होती है इसमें, कि आप हाइड्रोलिक रेडियस निकालें। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, हाइड्रोलिक रेडियस आर, वो होती है एरिया अपॉन पेरीमीटर। दो चीज़ें होती हैं, एक तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है, एक हाइड्रोलिक रेडियस होती है। हम निकाल रहे हैं आर, हाइड्रोलिक रेडियस, ए अपॉन पी। तो एरिया क्या है, एरिया तो है बी इंटू वाई, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर हो जाएगा बी प्लस 2y, यही होगा। हमें पता है हमें क्या पता है कि b की वैल्यू है, अभी हमने निकाला ना, अभी हमें निकाला, हमें पता है
कि b इज इक्वल टू क्या है 2y। कहाँ से पता चला बोले आपको? अरे ये रही ना इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है ये वाली, इससे पता चला। तो b की जगह 2y रख दो, यहाँ पर भी 2y रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, b की जगह आप 2y रखो यहाँ पे इंटू वाई। यहाँ पे 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा 4y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप खुद बताइए। हो गया। तो अब एक काम कीजिए, इस y से इस y को उड़ा दीजिए, इस 2 से इसको 2 को उड़ा दीजिए, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, यानी बचेगा क्या y/2। ये किसकी वैल्यू? r की वैल्यू। समझ गए क्या? यानी मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लिख लो यहाँ पे, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो यानी कि y विड्थ के आधे के बराबर होनी चाहिए, यानी y इज इक्वल टू b/2। और हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू y/2। ठीक है, समझ में आया क्या है मामला, क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या है इसका लेना देना क्या है, ये चीज़ समझ में आई? तो बस यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अलग अलग सेक्शंस के लिए क्या क्या कंडीशन डेवलप होती हैं। तो लिखो लिखो, सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आप बनाना चाहो तो एक डायग्राम बना लो छोटा सा। सारी चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ आपको, डायरेक्ट रिजल्ट्स बताऊँगा मैं आपको। बोले ये पानी की गहराई या पानी की हाइट जो है अगर वो y है, इसकी जो बेस की विड्थ है वो अगर वो b है, तो उस केस में आपका कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होती है? पहली चीज़ कंडीशन, कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन क्या होती है? बोले ये होती है कि y की वैल्यू b/2 आपको रखनी पड़ेगी, ये होती है। दूसरा सवाल कि बताओ मोस्ट इकोनॉमिकल अगर आप सेक्शन वाला रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया कितना होता है? एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू b/y, लेकिन आपको पता है b की वैल्यू 2y, यानी कि एरिया कितना होगा 2 × y² एरिया होता है। समझ गए बात को? एरिया कितना होता है 2 × y²। तीसरी चीज़, अगर आपसे कोई पूछे पेरीमीटर कितना होता है, तो सर पेरीमीटर जो हमने पढ़ा है हमारे हिसाब से वो होना चाहिए p/4y। पेरीमीटर का मतलब p/4y। p/4y कैसे है? बहुत बड़ी दिक्कत होती है लोगों को समझ दो कि कैसे है। हमने ये पढ़ा है कि b जो है ना b, ये b एक्चुअल में बराबर है 2y के। किसके बराबर? 2y के। अब पानी जो है पानी ये वाला सेक्शन एक वेटेड पेरीमीटर में एक तो y + 2y कितना 3y + y है, कितना हो गया 4y। समझ गए 4y कैसे हुआ? ये वेटेड पेरीमीटर हमने निकाला है। समझ गए 4y कैसे निकल के आया है? कई लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। फिर आता है हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस r वो है y/2, ये तो अभी अपन ने निकाला है। ठीक है, और हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकलती? एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर से। फिर आती टॉप विड्थ। टॉप विड्थ जिसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका 2y। ये 2y कैसे समझ लेना, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो जितना बॉटम में विड्थ होगी बॉटम के बराबर ही कहाँ होगी? टॉप में विड्थ होगी। नहीं, बॉटम और टॉप की विड्थ दोनों क्या होंगे? बराबर होगी, 2y होगी। फिर आता है हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ जो है ये किसके बराबर? इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बराबर है? कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम लेंथ निकालते थे, आपको याद हो हमने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? क्रिटिकल सेक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है? वो एरिया अपॉन टॉप विड्थ होता था ना, वही है ये। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया क्या है? b × y
यानी कि बी और वाई को हम, सॉरी मैं इसको वैसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, 2y² है ना, और टॉप विड्थ क्या है 2y, समझ गए। तो बचेगा क्या, ओनली y, क्या बचा, y बचा। यानी आप कह सकते हो एरिया अपॉन टॉप विड्थ अगर आप निकालते हो तो किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी। ओके, तो ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। देन दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन, दूसरा सेक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए भी ऐसे ही रिजल्ट आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे याद रखने हैं, क्या क्या है सिस्टम। जैसे मान लो आपने ये ट्रायंगुलर सेक्शन आपने कोई बनाया और इसमें पानी बह रहा होगा ऐसे, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है, सबसे पहले सवाल हाइट क्या है, तो बोले पानी की जो हाइट है वो हमने मानी कि भैया ये है y, क्या है, ये है मित्रों, क्या है, ये y हाइट है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये बोला, इसको दो सेक्शन में ऐसे डिवाइड कर लिया, फिर हमने बोला कि जो स्लोप है ना इसका स्लोप, वो है 1 वर्टिकल और m हॉरिजॉन्टल। कितना, 1 वर्टिकल और m हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर आप 1 चलते हो, यहाँ से 1 चलते हो, तो आपको यहाँ पर कितना चलना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे 1 m चलना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। अब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहला कंडीशन ये होती है कि m की वैल्यू रखनी पड़ती है 1, और थीटा लिखना चाहो तो थीटा रखना पड़ता है 45 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल है थीटा 45, और पूरा एंगल रखना है आपको तो 90 डिग्री। समझ गए क्या, हाफ एंगल ही कितना हो जाएगा 45 डिग्री, m की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1, यानी हॉरिजॉन्टल में 1 चल रहे हो तो वर्टिकल में 1, या वर्टिकल में 1 चल रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में 1, ये कहने का मतलब है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वाई स्क्वायर। अब m की वैल्यू क्या है 1 है, तो एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। समझ गए, एरिया नॉर्मल कितना होता है एम वाई स्क्वायर, एम की वैल्यू 1 तो यानी वाई स्क्वायर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 इंटू वाई ये पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर में समस्या हो सकती है, देखो पेरीमीटर में कैसे समस्या हो सकती है, निकालने में। तो पेरीमीटर को मैं निकालना बता देता हूँ कैसे निकल के आया होगा पेरीमीटर। देखो मैं यहाँ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझना। इन्होंने बोला ये सिस्टम ऐसा है, 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल चलना है आपको, तो चलो चलते हैं। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैं चला नीचे की तरफ, कितना चला, मैं नीचे चलता हूँ भैया y, कितना चलता हूँ y चलता हूँ नीचे। तो आपको क्या करना होगा, मैंने इस डायग्राम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो y में नीचे चल रहा हूँ तो y इधर चलूँगा, तो ये आपका y हुआ, और ये भी नीचे कितना हुआ y हुआ। y मतलब कि डेप्थ, यानी कि ये वाली डायमेंशन बराबर है, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, आपका क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल से मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली जो भुजा है कर्ण, इसको मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि भाई एंगल ये थीटा है जो कि 45 डिग्री है हम कह रहे हैं, तो ये इसके 90 डिग्री ये हुआ, तो इसके सामने क्या हुआ, ये कर्ण हुआ। तो हम कह सकते हैं कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस की लंबाई क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो भी किस में, अंडर रूट में। यानी हम लिख सकते हैं ये कितना हुआ, अंडर रूट में 2, और ये वाई हो गया बाहर, y√2 आएगा, y√2 ये है और y√2 ही ये है, यानी कितना होगा 2y, या फिर इसको लिख सकते हो आप y√2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेटेड पेरीमीटर का जाएगा, ये वाली भुजा गीली है और ये वाली भुजा गीली है, समझ गए। तो ऐसे निकाला अपन ने पेरीमीटर। कोशिश करूँगा जितना मैं आपको आसान और सिंपल वे में बता सकता हूँ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उतना मैं बताऊँ, ठीक है। ये निकल करके आता है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी होती है लोगों से वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। पेरीमीटर के अलावा फिर आती है आर की वैल्यू, हाइड्रोलिक रेडियस, वो होता है y/2√2, A/P, एरिया है P है, दोनों डिवाइड कर दिया। टॉप विड्थ, वो है ना अभी भी बताया, टॉप विड्थ कितनी है 2y है, अभी अभी मैंने बताया टॉप विड्थ कितनी 2y है, y इधर से y इधर से, तो d भी निकाल सकते हो आप, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ वो कितनी आ जाएगी, हाइड्रोलिक डेप्थ d इक्वल्स टू y के बराबर है, एरिया इंटू आपका एरिया इंटू टॉप विड्थ करना है, तो ये कितना आ जाएगी d इक्वल्स टू y/2, d इक्वल्स टू y/2। कैसे d इक्वल्स टू y/2 हुआ, कि टॉप विड्थ 2y है, एरिया कितना है, एरिया आपका y स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2y, तो एक y से तो y चला गया, y/2 बचा, इसलिए y/2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा y/2। ओके, देन थर्ड जो शेप है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपका ट्रेपेजॉइडल। अगर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है तो उसकी कंडीशन, एक तो पहले वो डायग्राम बना लो, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाए लेकिन काम चलाइए इससे आप।
ठीक है। अब देखो इस सेक्शन में सिस्टम में क्या है, वही आपका जो स्लोप दिया हुआ है वो स्लोप का दिया हुआ है 1 और m का, 1 और m का दिया हुआ है। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो एंगल बन रहा है यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा, ये एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल का थीटा, इस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 60 डिग्री। क्या है ये, कंडीशन है, कंडीशन है कि इस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए। समझ के बात को मैं क्या कह रहा हूँ, 60 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपको ये कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये अगर कोई पूछ ले वर्टिकल के साथ में तो कितना हो जाएगा, अपने आप 30 डिग्री हो, क्योंकि 90 डिग्री है। तो वर्टिकल के साथ में पूछे तो 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ में पूछे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे समझो आप, ठीक है। ये कंडीशन होती है इसकी। इसी कंडीशन के हिसाब से फिर विड्थ निकल करके आती है कि विड्थ कितनी होती है, बोले तो भैया विड्थ होती है 2y/√3। और m कितना होता है, तो इसी m को या फिर यहाँ पे लिख लो m इक्वल टू 1/√3। थीटा 60 डिग्री का मतलब होता है m की वैल्यू 1/√3 है और b की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और थोड़ा सिंपल वे में बताने के लिए आप ऐसे समझ लेना, आपको सवाल में पूछा जाएगा कि भाइयों मोस्ट इकोनॉमिकल जब केस आप देख रहे हो ट्रेपेजॉइडल का, तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनता है, तो 60 डिग्री। बोले उसका स्लोप कितना होता है, m की वैल्यू क्या होती है, तो स्लोप होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। ओके, 1/√3, m की वैल्यू 1/√3 होती है, ना कि एग्जैक्टली स्लोप की वैल्यू होती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं 1:m, यानी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल की वैल्यू जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जब हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ये। तो वर्टिकल की वैल्यू अगर 1 है तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है, 1/√3। √3 इधर आकर क्या हो जाएगा, √3 रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी कह सकते हो आप। तो ध्यान रखना कि सवाल कैसा है और सवाल के हिसाब से ऑप्शन कैसे दिए उसके हिसाब से फिर आपको चूज़ करना होगा। एरिया कितना होगा, यहाँ से एरिया निकालना हो तो चलिए एरिया लिख लेते हैं। एरिया हो जाएगा A = B+my इंटू वाई। कैसे, क्या ये वाली जो वैल्यू निकल करके आएगी ना आपके लिए, मान लो ये यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये वाली जो है ये कितनी है, ये है my, कितनी है my। कैसे पता चला my, भाई ये ट्रायंगल आपने बना लिया, इस ट्रायंगल के हिसाब से आप नीचे गए कितना y, तो हॉरिजॉन्टल कितना गए my, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही my। तो यहाँ से भी ये जो निकल करके वो कितनी होगी, वो भी कितनी होगी my, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है y, हाइट जो है वो कितनी है, y के बराबर है। एरिया कितना हो जाएगा, B+my के बाद मल्टीप्लाई y। अब हमें ये पता है कि m की वैल्यू 1/√3, अगर हम m की वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो एरिया की वैल्यू क्या जाएगी, एरिया की वैल्यू हो जाएगी √3 × y²। अगर m की वैल्यू इसमें पुट कर दो और जो b है, ये जो b की वैल्यू निकल करके आई है, इस b की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो भैया एरिया का जो फॉर्मूला है वो एरिया का फॉर्मूला ये बन करके आ जाएगा। अब मैं एरिया को y की टर्म में क्यों बता रहा हूँ बार बार, पिछली बार भी इस बार भी, क्योंकि सवाल में हमें सिर्फ y मिलेगा। हमें बोलेगा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन दिया हुआ है ट्रेपेजॉइडल, बताओ इसका एरिया क्या होगा जब इसकी डेप्थ जो है, वाटर की डेप्थ इतने मीटर है। सीधा आपको क्या करना है, √3 × y² वाला फॉर्मूला लगाओगे आप और एरिया बता दोगे आप, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। फिर आता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है, 2√3 × y। फिर सवाल पूछा जाता है r क्या होता है, r वापस से वही y/2, r वही है फिक्स है सबके लिए, y/2 होता है r। t क्या होता है, टॉप विड्थ होती है 4y/√3, ठीक है। लास्ट में अंत में d, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होगी 3/4 × y, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट याद रखने मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस के लिए। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो मैं पहले बताना चाह रहा था, कि अब उसको लास्ट में लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा नोट करके आप इस चीज़ को लिख लो भैया, क्या समझाना चाह रहे हैं इसको समझना। सर्कुलर सेक्शन, आपको एक पाइप दे देंगे ऐसा, ठीक है, और इस पाइप में बोल देंगे पानी का फ्लो हो रहा है, ये उसका सेंटर है। अब पानी का फ्लो कहीं भी कितना भी हो सकता है पानी इसमें इतना चल रहा हो, इसमें इतना बह रहा हो, पानी जो है वो आधे से भी कम में बह रहा है, हो सकता है दूसरा आपको सेक्शन दे दिया और पानी इसमें इतना बह रहा है, यानी कि आधे से ज़्यादा में बह रहा है पानी, हो सकता है ना। तो कोई भी केस हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है इसमें एक सरफेस ऐसा होगा जो कि फ्री सरफेस है, मतलब कि वो जो है पूरा फुल पानी जो है फुल सप्लाई नहीं है पाइप के अंदर। बड़े बड़े पाइप उनमें से सप्लाई होती है, कहाँ देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं सीवर के लिए।
सीवर लाइन जो डिज़ाइन की जाती है, सीवर लाइन जब हम बनाते हैं उसमें ऐसा ही सिस्टम तो होता है। तो ध्यान रखना, पाइप के अंदर फ्लो का मतलब, पाइप फ्लो अगर कोई बोले, पाइप फ्लो का मतलब है प्रेशर फ्लो, और हर पाइप के अंदर पानी का जो फ्लो हो हमेशा प्रेशर फ्लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े जो पाइप लगाए जाते हैं, सीवर लाइन बिछाई जाती है, उसमें प्रेशर फ्लो थोड़ी होता है, वो ओपन चैनल फ्लो होता है। यानी कि ओपन चैनल फ्लो पॉसिबल है किसी क्लोज पाइप के अंदर भी, फॉर एग्जांपल सीवर लाइन। ये एक स्पेशल चीज़ होगी, ध्यान रख लेना इसके अंदर। तो अगर कोई पूछे कि चलो मान लो कि ऐसा कोई पाइप है बड़ा सा जिसके अंदर सीवर लाइन, सीवर वगैरह का आपने डिज़ाइन दे रखा है, पानी भी हो सकता है लेकिन पानी का हम नहीं करते, सीवर के लिए ही करते हैं मोस्टली। तो बताओ ऐसे केस में हम एंगल की वैल्यू, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो एंगल बनेगा, या फिर आप ऐसे समझो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल को बोल रहा हूँ 2 थीटा, एंगल कितना है, ये 2 थीटा है। तो ये 2 थीटा एंगल या रेडियस जो हो गई, ये रेडियस होगी इसकी आर, ठीक है। और जो हाइट है इसकी, वो हाइट हो गई कितनी, स्मॉल डी, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बनते हैं, इनके बारे में आप बताओ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो टोटल डायमीटर जो है इस पाइप का, वो है कैपिटल डी, और जो हाइट है वो स्मॉल डी। क्या क्या रिलेशन बनते हैं, तो ध्यान रखना। केस नंबर 1, अगर आपको फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपके पास में होता है कि स्मॉल डी की वैल्यू 0.81 कैपिटल डी होनी चाहिए। 81% ही आपको रखनी है, यानी 19% आपको क्या रखना, खाली रखना है पाइप को ऊपर से। जैसे इसमें खाली किया हुआ है ना, तो ऊपर से आपको खाली रखना है। क्यों रखते हैं खाली, अगर कोई पूछ ले, सीवर वगैरह में फाउल गैसेस वगैरह की वजह से रखते हैं, गंदी बदबू आती है ना, तो उन गैसेस के लिए खाली छोड़ा जाता है इसको। कोई पूछे 2 थीटा क्या रखना है गुरुदेव, तो 2 थीटा की वैल्यू जो रखनी है वो आपको रखनी है लगभग 257 डिग्री। कितनी, 257 डिग्री। अगर कोई ज़्यादा ही मन करे तो 257 डिग्री 57 मिनट 56 सेकेंड, लेकिन इन जनरल 257 डिग्री आपको याद रखना है। केस नंबर 2, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज है तो आपको याद रखना है कि स्मॉल डी की वैल्यू आपको रखनी है 0.938 कैपिटल डी, ठीक है। और आपको 2 थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू रखनी है आपको 302 डिग्री 22 मिनट, 302 डिग्री इन जनरल आप याद रख सकते हो। अब कहानी में ट्विस्ट, ये जो मैंने आपको डेटा बताया है, ये बताया मैनिंग्स के हिसाब से। किसके, मैनिंग्स। अगर हम मैनिंग्स की फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं तो, यानी सर्कुलर सेक्शन, यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर, पहला चीज़ अगर मैनिंग फॉर्मूला यूज में लेते तब ये रिजल्ट है। दूसरा लिखो, फॉर चेजीज चेजीज इक्वेशन, चेजीज फॉर्मूला काम में लेते तब क्या होता है, तो तब याद रखना फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी 2 थीटा इज इक्वल्स टू 308 डिग्री, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 0.95 कैपिटल डी। समझ गए। इन जनरल एनवायरनमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो ये वाला चेजिस वाला ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, केस नंबर 2। लेकिन आपको याद कर रखने हैं दोनों के दोनों, हल्का सा डिफरेंस है। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 0.81 कैपिटल डी। दोनों ये तो, ये वाला केस तो दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में सेम हो सकता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का, है ना। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ वेलोसिटी आएगा, वहाँ आएगा डिस्चार्ज, ये थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ मैं, है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी और ये डिस्चार्ज, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का वहाँ पर भी इतना ही आया था। एंगल कितना आया था, 257 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पर भी लगभग कितना आता है, 257 ही आता है। यानी 2 थीटा कितना आता है,
2 थीटा इक्वल टू 257 डिग्री 27 मिनट। यहाँ मतलब कि दोनों केसेस में वेलोसिटी का केस तो सेम है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं। डिस्चार्ज में थोड़ा सा परिवर्तन है कि डिस्चार्ज के अंदर यहाँ पर 308 डिग्री का एंगल आ रहा है, जबकि वहाँ पर डिस्चार्ज के अंदर एंगल कितना बताया गया था, वहाँ बताया गया 302। वहाँ पर 0.935 के आसपास डी की वैल्यू थी, या 0.95 है, तो यहाँ पर ये परिवर्तन है। तो याद लिख देता हूँ मैं, इसमें थोड़ा परिवर्तन है, बाकी दूसरा वाला केस क्या है, सेम है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस वगैरह जो हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, और कंडीशन के साथ साथ में अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आप सिर्फ डेप्थ की सहायता, सिर्फ डेप्थ की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब एक एडवांस चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो शायद MCQ में शायद ना पूछी जाए, लेकिन किसी मेंस पेपर में या AN लेवल के या ES या गेट लेवल में पूछा, JEN में शायद ना पूछे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। देखो क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट एफिशिएंट आपको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बताना है। क्या बताना है? मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए आपके पास में क्या होता है, अलग अलग केस होते हैं क्या होता है, अलग अलग केस, और इन अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग कंडीशन डेवलप होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग कंडीशन डेवलप होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तो होता है कि आपका जो स्लोप है उस स्लोप को आप क्या कर दें, फिक्स कर दें। एक होता है आप अपने स्लोप को क्या कर दें, वेरी कर दें। तो आपके टोटल कितनी बनती हैं, 4 कंडीशंस बनती हैं। नोट कर लो यहाँ पे, फॉर मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन कंडीशंस। ठीक है, इसमें केस लिखो। पहला केस नंबर 1, फॉर साइड स्लोप फिक्स्ड। अगर साइड स्लोप फिक्स है, यानी कि स्लोप जो तेरे 1 एम में बता रहा था ना, 1 और एम जो मैं बता रहा था, जो साइड का जो स्लोप है वो आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, साइड का स्लोप अगर आपने फिक्स कर दिया है तो उसमें पहला केस तो बनता है कि जो टॉप विड्थ है ना, उस टॉप विड्थ का हाफ, पहला केस है ये, पहला कंडीशन है पहली। टॉप विड्थ का जो हाफ आप निकालते हो, उस टॉप विड्थ का हाफ आपके बराबर होता है लेंथ ऑफ साइड स्लोप। मैं फिर से समझा देता हूँ, पहला केस क्या है या पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन हमें ये बतलाती है कि आप अगर साइड स्लोप निकालो, साइड स्लोप कितना होगा, y अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। यानी कि अगर आपने कोई सेक्शन बनाया है ऐसा, पुराना वाला सेक्शन जो है, ये इसका साइड स्लोप है, तो ये इसकी साइड स्लोप लेंथ हो गई। ठीक है, साइड स्लोप लेंथ होगी। तो साइड स्लोप की जो लेंथ होती है y अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर होती है? तो ये मित्रों, ये जो है ये बराबर होती है जो आपकी टॉप विड्थ है ना, ये जो टॉप विड्थ है इसके हाफ के, इसके आधे के, ये t/2 है। समझ गए? पहला केस। दूसरा केस, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के अंदर पहली चीज़ तो ये होती है, ये प्रेजेंट होती है, ये कहना चाहता हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये प्रेजेंट होती है कि वहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो r की वैल्यू y/2 के बराबर होती है, ये सभी को पता होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो ये होती है कि जब भी आप मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बनाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके ये समझ लो कि अगर आपने, ऐसे समझो, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके हिसाब से मैं x और y को मैं बता दूंगा। जैसे मान लो आपने सेक्शन बनाया, ठीक है, और इस सेक्शन में आपने बोल दिया कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन बनाई और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी x। ऐसे आपने यहाँ बनाया, ये क्या है, ये है आपकी x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर खींचा जो इसकी हाइट है, जो हमें पता है क्या होती है, हमेशा y होती है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये इतना भरा हुआ है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू वाई होता है, ये हमारा तीसरी कंडीशन है। x इज इक्वल टू वाई होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डेप्थ है ना, आपकी डेप्थ, कौन सी डेप्थ में बात कर रहा हूँ? y की बात कर रहा हूँ। अगर हम y डेप्थ का एक आर्क बनाएं और उस आर्क से हम क्या कर दें, एक सर्कल बनाएं ना, तो वो जो सर्कल बनेगा ना, वो आपकी साइड स्लोप को टच करते हुए निकलेगा, ठीक है, और इस बॉटम को टच करते हुए निकलेगा। तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये ऐसा इससे रिप्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ समझ लो आप। तो ऐसा बनेगा ये, ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। बाकी सर्कल मेरे से बना नहीं सेमी सर्कल, लेकिन सेमी सर्कल जैसा ये बनेगा। समझ गए बात को? तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये y प्रेजेंट होगा, ये हमारा क्या होता है, तीसरा केस होता है। यानी मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, थियोरेटिकली लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर मोस्ट या फॉर एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन ए सर्कल ऑफ रेडियस y शैल बी इंक्रीज इन ट्रेपेजोइडल सेक्शन। यानी लिख लो, आप लिख दो, इसमें यहाँ लिख लो, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, ब्लैक पेन लेके लिख देते हैं। फॉर ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन ये सर्कल ऑफ रेडियस वाई, एक सर्कल बनाओ आप रेडियस वाई का, शैल बी इंस्क्राइब्ड इन द सेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या रखना है, याद रखना है। ये कब है, जब साइड स्लोप फिक्स है। साइड स्लोप कितना है, 1:m। साइड स्लोप क्या है, ये जो साइड स्लोप है क्या है, 1:m, 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल। अब मान लो केस नंबर 2, साइड स्लोप वेरी या वेरिड साइड स्लोप, यानी कि फिक्स नहीं है साइड स्लोप। अगर साइड स्लोप फिक्स नहीं है, साइड स्लोप मतलब चेंज हो सकता है, तो उस केस में आपकी कंडीशन हमेशा एक चीज़ फिक्स रहती है। वो जो चौथा केस बन रहा है, वो फोर्थ केस क्या बनता है, फोर्थ केस ये बनता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 60 डिग्री। कौन सा थीटा की बात कर रहा हूँ, किस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनेगा उस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। ये आपका क्या है, चौथा केस होता है। अगर आपको यही चीज़ पूछी गई एग्जाम में, वो इस तरीके से पूछा जाए, टेन थीटा कितना होता है, बोले टेन थीटा कितना होता है, पूछेंगे टेन थीटा होता है √3। कोई बोले अगर टेन थीटा √3 होता है तो m कितना होता है, तो बोले m होता है आपका 1/√3। तो m की फॉर्म में पूछे, टेन थीटा की फॉर्म में पूछे और सिर्फ थीटा की फॉर्म में पूछे, तो तीनों जवाब आपके पास रहने चाहिए। ये कब है, ये केस कब है, व्हेन साइड स्लोप नॉट फिक्स्ड, जब ये फिक्स्ड नहीं है तब ये रिजल्ट्स हैं, ध्यान रखना। अब आपसे सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भैया कि फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन विद वेरिंग साइड स्लोप द वैल्यू ऑफ साइड स्लोप। तो साइड स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो साइड स्लोप की आप वैल्यू क्या कह सकते हो, कि बोले 1/√3 है ना, 1:√3 होगी या 1/√3 होगी। इस तरह से आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, जवाब जो है वो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो कि कहाँ कहाँ कब कब आपको क्या क्या जवाब देना है। साइड स्लोप वगैरह के बारे में पूछे या किसी और चीज़ के बारे में पूछे तो कैसे आपको अपना जवाब देना है। ठीक है, ओके, ठीक है भैया।
समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, विदा लेते हैं आपसे। हाँ, एक चीज़ और कि m की वैल्यू 1/√3 जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो टेन थीटा की वो वैल्यू में पूछे तो हमेशा ध्यान रखना टेन थीटा क्या होता है, 1/m। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यही समाप्त करते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या है, एनर्जी वगैरह के बारे में, डेप्थ के रिलेशनशिप के बारे में, क्रिटिकल डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सेक्शन से लिए, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में आपके क्या क्या जम्पशंस होते हैं, और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में और क्या सिग्निफिकेंस है जो आपको पता रहना चाहिए। मैंने कहा था कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का अजम्पशन से कई बार क्वेश्चन हो सकता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम पहुंचेंगे इसके, जो कि है रैपिडली वेरिड फ्लो, जहां हम हाइड्रोलिक जंप के बारे में बात करेंगे, कैसे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होती है, और हाइड्रोलिक जंप के क्या क्या होते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप की हाइड्रोलिक जंप होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक काम जाते जाते, अगर वीडियो के एंड तक अगर आप पहुंच गए मेरे साथ, तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी आप मुझे एक बार बता देना। बाकी जब मेरी तबीयत वगैरह सही हो जाएगी तो मैं आपको अपने डिजिटल बोर्ड पर आकर के फिर मैं क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।